जय हिंद, जय भारत। कैसे हो बच्चों? अच्छे होंगे, आशा तो यही करता हूं। आप लोग सभी प्रसन्न होंगे और अपने तैयारी को लगातार अनवरत रूप से चला रहे होंगे। आज का सेशन छंद के साथ, छंद हिंदी के लगातार अनवरत रूप से क्लास चल रही हैं। हिंदी क्लास लगातार हम डाल रहे हैं और आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। लगातार आप लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं और अपने नोट्स भी बना रहे हैं। हिंदी बड़ी काम आने वाली है। अभी पैट का एग्जाम है, उसके बाद यूपी पुलिस का एग्जाम है, इनमें हिंदी बहुत काम आने वाली है। देखो आप छंद लिखते हैं। आज छंद क्या होते हैं बच्चों? आज छंद किसको कहते हैं? छंद क्या है? छंद की रचना कैसे होती है? छंद के भेद कितने हैं? छंद वास्तव में क्या है? छंद से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यह हमको देखना है। छंद से आपके प्रश्न कैसे आएंगे एग्जाम में, इसको देखेंगे बच्चों। छंद कितने प्रकार के हैं, होता क्या है छंद, पूरी इसकी डिटेल में चलते हैं। चलिए देखते हैं एक के बाद एक। छंद, छंद किससे कहते हैं बच्चों? क्या होता है छंद? देखिए, छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों बंधन। क्या अर्थ है? बंधन या आवरण या ढका होना। ढका होना, यह छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। किसी भी अगर शब्द को समझना है, किसी भी कंसेप्ट को समझना है, तो पहले शब्द का अर्थ जरूर जानिए। तो शब्द का अर्थ क्या है? बंधन, आवरण, ढका होना। यह है क्या? आप जानते हैं भाषा की दो शैलियां होती हैं, बोलने वाली और लिखने वाली। बोल तो आप किसी भी रूप में सकते हो। जो लेखन शैली है उसके भी दो रूप हैं। लेखन के भी कितने रूप हैं बच्चों? लेखन के भी दो रूप होते हैं। एक रूप गद्य होता है और एक रूप बच्चों पद होता है। पद, गद्य को कहानी कहते हैं और पद को कविता कहते हैं। पद को कविता कहते हैं। कविता भी कह सकते हैं इसको, इसको काव्य भी कहते हैं। किसको? पद को। पद यानी जितनी भी कविताएं हैं वो पद में ही लिखी जाती हैं, जिसे हम काव्य भी कहते हैं। जो हमारा साहित्य है, जो हमारी कहानियां हैं, उपन्यास हैं, वो हमारे गद्य में लिखे जाते हैं। जहां दोनों शैली होती है, गद्य और पद, उसे बच्चों चंपू शैली कहते हैं। इस शैली का प्रचलन बहुत ज्यादा नहीं है। आप जानते होंगे इस शैली का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इतिहास से, वो बनता है पर्याय प्रशस्ति। पर्याय प्रशस्ति जो हरिशेन ने लिखी थी, हरिशेन ने, वो चंपू शैली में लिखी है, यानी वो गद्य और पद दोनों में लिखी है, तो उसे बोलते हैं चंपू शैली। चलिए, गद्य कहानी का रूप है। इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है, इसमें कोई नियम ध्यान नहीं रखे जाते हैं। जब हम पद में लिखते हैं, यानी जब हम किसी कविता की रचना करते हैं, जब हम कोई काव्य की ग्रंथ की रचना करते हैं, तो हमें बहुत सारे नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, यानी हमें उन नियमों में बंधना पड़ता है। वो नियम कौन से हैं? वो बच्चों नियम होते हैं गण, यति यानी विराम। हमारे गण कैसे हो, हमारी यति यानी विराम कैसा हो, हमारी मात्रा कौन सी हो, हमारा लघु या गुरु में से कौन सा वर्ण आए, तुकबंदी है कि नहीं है। इन सब नियमों के साथ बंधी हुई रचनाओं को बोलते हैं छंद। जब हम किसी रचना को लिखते समय, उसको करते समय, उसको बनाते समय बहुत सारे नियमों का ध्यान रखें, उस नियमों से बंधे रहें, तो हम अपने छंद को उससे आवृत या अनावृत कर लेते हैं, इसे ढक लेते हैं उस छंद को नियमों से। जब हम नियमों का ध्यान नहीं रखते, किसी भी नियम का ध्यान नहीं रखते हम, ना तुकबंदी ना विराम, है ना, तो उसे हम कहानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो गद्य में होती है। आप जानते हैं हमारे जो वैदिक साहित्य है वो किस में लिखा हुआ है? गद्य में कि पद में? हमारा संपूर्ण वैदिक साहित्य में जो वेद हैं वो तो हमारे पद में है, सिवाय यजुर्वेद के। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य में भी और पद में भी है। बाकी उसके बाद के जो वेद लिखे वो गद्य में लिखे गए, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है।
संस्कृत भाषा में ही है। अब जो स्मृति आई बाद में, उनमें स्मृति में केवल विष्णु स्मृति ऐसी है जो बच्चों गद्य में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो विष्णु स्मृति है ना, स्मृति ग्रंथ, ये सामाजिक ग्रंथ है, ये प्रारंभिक इतिहास के बता रहा हूं आपको। विष्णु स्मृति जो है वो आपकी गद्य में है, बाकी सभी स्मृति और पुराण जो है आपकी वो पद्य में लिखी हुई है। तो जब पद इतने महत्वपूर्ण है तो क्या छंद महत्वपूर्ण नहीं होंगे? यही महत्वपूर्ण होंगे। इसीलिए छंद का जो पहला उल्लेख मिलता है बच्चों, इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। किसे मिलता है? सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, छंद का उल्लेख। ऋग्वेद में छंद का उल्लेख सबसे पहले हुआ है कि छंद के बिना कोई रचना नहीं हो सकती। इसीलिए तो कवि सायण ने कहा है, सायण, देखो ये आप जरूर नोट करते रहिएगा जो मैं बोल रहा हूं, आपके साथ पढ़ा रहा हूं आपको। कवि सायण हुए एक सायण, इन्होंने एक परिभाषा दी है छंद की, बहुत अच्छी परिभाषा दी है। कवि सायण ने कहा है कि यदि कवि और कवि मतलब छंद, छंद वो है जो कवि और कवि की रचना, कवि और कवि की रचना को अपमृत्यु से बचाता है, अपमृत्यु से बचाता है। यानी कोई छंद जो होता है उसको किस तरीके से लिखा जाए, किसी तरीके से उसकी रचना करी जाए, उसमें नियमों का ध्यान रखा जाए कि नहीं रखा जाए, है ना। अगर हम वो ध्यान नहीं रखेंगे तो वो छंद वास्तव में, वो कविता वास्तव में, वो पद वास्तव में पद नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। ऐसे बोलते हैं ना, क्या ऐसे बोलते हैं? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। ऐसे बोलते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। ऐसे नहीं बोलते ना। एक लय है बोलने की, एक क्रम है बोलने का, एक यति है, एक गति है। यही है छंद, यही है छंद। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसी तिहि लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऐसे बोलते ना, क्या ऐसे बोलते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। ऐसे नहीं बोलते ना, नहीं बोलते। मंगल भवन अमंगल हारी, कहुर दशरथ अजर बिहारी। ऐसे नहीं बोलते, मंगल भवन अमंगल हारी। तो कहां ले लेनी है, कहां ऊंची आवाज, कहां नीची आवाज रखनी है, यही है छंद। तो इसी को जब हम इन्हीं नियमों से बन जाते हैं, उसे हम बच्चों छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। आप समझ गए होंगे छंद का मतलब क्या है। ये कवि सायण ने कहा है कि कवि और उसकी रचना को अपमृत्यु से बचाने वाला छंद ही है। कौन है? छंद ही है वास्तव में, है ना। चलिए, ये तो आपको मैंने केवल छंद के बारे में, छंद है क्या। छंद का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, उसके बाद छंदोग्य उपनिषद पूरा छंद के बारे में भी है, उसमें बहुत सारी बातें छंद के बारे में बताइए छंदोग्य उपनिषद में, ठीक ना। तो ये तो आप पुरानी बातें होगी छंद की। अब छंद की परिभाषा भी होगी, और परिभाषा छंद की यह होती है कि किसी रचना को करते समय, यानी कोई कवि जब कोई रचना लिखता है, लिखते समय मात्रा, गण, क्रम, वर्ण, तुकबंदी, यति आदि का जब आदि नियमों का ध्यान रखा जाए तो उसे हम छंद कहते हैं। ये छंद के जो है 7 अंग होते हैं। कितने अंग है छंद के? 7 अंग होते हैं छंद के। देखिए छंद के कौन कौन से 7 अंग है बच्चों, आपको पता है? छंद के 7 अंग, एक होता है पाद यानी चरण, पाद यानी चरण। जैसे रहीमन पानी राखिए, एक चरण पूरा। बिन पानी सब सून, सेकंड चरण। पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, इस चौथा चरण हो गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एक चरण पूरा। जय कपीस तिहि लोक उजागर, सेकंड चरण। तो पाद और चरण का ध्यान रखना जरूरी है। अगर मैं ऐसे बोल दूं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर, रामदूत बल धामा, कहां विराम आया?
कहां यति कहां गति कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए पाद और चरण छंद का एक महत्वपूर्ण नियम है। ठीक, मात्रा, मात्राओं का ध्यान रखना है। मात्रा का मतलब होता है किसी वर्ण को उच्चारण करने का समय, किसी वर्ण को उच्चारित करने का समय क्या होता है, मात्रा होती है। किसी उच्चारण को हम कितना देर तक उच्चारित करें उसे मात्रा बोलते हैं। मात्रा के बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे आप कि किसकी कितनी मात्रा होती है। वर्ण देखिए, किसे बोलते हैं वर्ण, जानते हैं बच्चों, वर्ण जो होता है वो एक प्रकार की ध्वनि होता है। ध्वनि है, मूल ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। किसको, मूल ध्वनि ही क्या है, वर्ण है। मूल ध्वनि ही क्या होती है बच्चों, वर्ण होती है। मूल ध्वनि ही क्या है, वर्ण है। कैसे, जब मैंने कहा देखो ध्वनि तो मूल है, किसी भाषा की अंतिम इकाई क्या है, वो ध्वनि तो है। कैसे मैंने कुछ बोला, जो मैं बोल रहा हूं वो साउंड तो निकल ली। जो पक्षी बोलते हैं वो भी साउंड होती है, जो चाइनीज बोलते हैं वो भी साउंड है, जो तमिल तेलुगु वाले बोलते हैं वो भी साउंड ही है। हमने उस साउंड को जो रूप दिया, जो आकार दिया, जो प्रकार दिया, वो हमारा वर्ण बन गया। क्या बन गया, वर्ण। आप जानते होंगे, अगर आपने पढ़ा है पहले, तो ध्वनि, ध्वनि से क्या बनता है, वर्ण बनता है। वर्ण से क्या बनता है, शब्द बनता है। यानी वर्ण के सार्थक समूह को, वर्ण के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्द से बनता है वाक्य, और वाक्य से बनती है भाषा। ये क्रम है। सबसे मूल में क्या है, ध्वनि से क्या बना, वर्ण। वर्ण दो प्रकार के हैं, लघु, वैसे तो वर्ण कई प्रकार के हैं। उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार के वर्ण हैं, जिन्हें हम स्वर बोलते हैं। ऐसे तो वर्ण, स्वर और व्यंजन 2 तरह के होते हैं, एक वर्ण, एक स्वर, और एक क्या, व्यंजन। स्वर वे हैं जो मौलिक होते हैं, व्यंजन वे हैं जो स्वर की सहायता से बोले। सब लोग जानते हैं, उसमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं बताने की। ध्वनि क्या बना, वर्ण। वर्ण का सार्थक समूह शब्द, और शब्द का सार्थक समूह वाक्य, और वाक्य से क्या बनती है, भाषा बनती है ना। ये बातें हमारी हो चुकी। गण, गण पढ़ेंगे आगे। 3 वर्ण के समूह को गण कहते हैं। 3 वर्ण का समूह क्या होता है, गण होता है। क्या करें, जैसे हिमालय, ये कोई गण नहीं है। पर अगर मैं कहूं नयन, ये गण है। नायक गण है। नमकीन, नमकीन, 4 वर्ण आगे, गण नहीं है। नमक गण है, नामक गण है ना। संज्ञा गण नहीं है क्योंकि 2 हैं। घर गण नहीं क्योंकि 2 वर्ण आगे। कहां होगा गण, जहां 3 वर्ण का समूह हो उसे ही गण कहते हैं। यति का मतलब होता है विराम। यति मतलब क्या है, विराम। यानी जहां हम विराम लें, क्या ले, विराम ले। जहां हम किसी वर्ण, किसी वाक्य को, किसी रचना को बोलने में, किसी चरण को बोलने में विराम ले, उसे बोलते हैं यति। जैसे मैंने कहा आपको, रहीमन पानी राखिए, यति लोगे, आराम, विराम करोगे। बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। आपने जहां विराम लेना था वहां आपने विराम लिया, तभी तो अर्थ सही से निकलेगा। तो कैसे अर्थ निकलेगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों के हर बोलो सुनी हमने कहानी थी। तो विराम लोगे यानी उसे यति बोलेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर के बाद विराम लोगे। जय कपीस तिहि लोक उजागर, फिर विराम लोगे, है ना। तो श्री गुरु चरण रज, विराम लोगे ना। निज मुकुट धारी, तो ये किताब क्या है, विराम। इसे बोलते हैं यति। तुक, तुक का मतलब होता है कि पद के, यानी चरण के, पाद, पाद के और चरण का जो अंतिम वर्ण होता है वो सेम होना चाहिए अंतिम चरण के साथ। पहले चरण का जो होगा वो, और जो अंतिम चरण है वो, दूसरे का और अंतिम का भी। यानी कहने का मतलब ये कि चरण का जो अंतिम वर्ण है वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, न आ गया। क्या आ गया, न। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, तो सून और चून तुक बंदी होगी। मंगल भवन अमंगल हारी,
हारी आ गया, मंगल भवन अमंगल हारी, कहूं तो दशरथ अजर बिहारी, वहां हारी यहां बिहारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सागर। जय कपीस तिहिलोक उजागर, सागर उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यहां दोनों में आ गया, धामा और पवन सुत नामा। तो ये तुकबंदी है, लास्ट में क्या होना चाहिए, अक्षर एक जैसे आने चाहिए। लघु और गुरु आप जानते हैं, जो स्वर होते हैं हमारे वो दो प्रकार के होते हैं। हालांकि उच्चारण काल के आधार पर स्वर तीन प्रकार के हैं। एक प्लुत स्वर भी होता है। कौन स्वर, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जैसे होता है, इसे लिखा हुआ ओम, ये तीन लिखा हुआ है हिंदी का तीन, तो यानी ये प्लुत स्वर है। हम इस ओम के उच्चारण में और इस ओम के उच्चारण में अंतर करते हैं। क्या लिखा हुआ, ओम, और ये ओम, ये ओम है और ये ओम, यानी इसके उच्चारण करने में 3 गुना समय लेना है। तो मात्रा के आधार पर या उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं, लघु स्वर, गुरु स्वर और प्लुत स्वर। कि हिंदी में प्लुत स्वर होता नहीं है, संस्कृत में होते हैं प्लुत स्वर, है ना, तो इस संस्कृत में लेते हैं। है ना, एक लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, राम, और एक ये राम और ये राम, ये राम और ये राम। इसको बोलने में समय ज्यादा लेना है। ये प्लुत स्वर है, ये हिंदी में नहीं, ये संस्कृत में होता है। तो ये होगा आपके लघु और गुरु, है ना। लघु गुरु पढ़ेंगे आगे, अभी लघु गुरु पढ़ना और हमको मात्रा पढ़नी है। गण मैंने आपको गण भी पढ़ेंगे आगे, तीनों में भी आगे पढ़ते हैं। पद चरण मैंने आपको बता दिया क्या होता है, मात्रा पढ़ेंगे। वर्ण बता दिया मैंने आपको, गण अभी आगे पढ़ेंगे। यति बता दी, विराम तुक बता दिया, लघु गुरु पढ़ते हैं आगे। देखिए पहले देखते हैं मात्रा। क्या देखते हैं, मात्रा। मात्रा क्या होती है, ध्यान रखना बच्चों। किसी वर्ण के उच्चारण का जो समय होता है, वर्ण में केवल स्वर की मात्रा होती है, व्यंजन की मात्रा नहीं होती। ये कह लीजिए आप किसी स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे उसकी मात्रा कहते हैं। कहते हैं मात्रा, यानी उच्चारण काल ही क्या है, मात्रा है। उच्चारण काल ही क्या है, मात्रा होती है। तो मैंने कहा कै लिखा हुआ, कै, ए, का, कु और कु, कै, का, कु, कु, इनको उच्चारण में समय क्या लग रहा, ज्यादा। इनकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा। बस इतने बताना चाहता आपको मैं कि मात्रा क्या होती है, उच्चारण काल का समय होता है। किसी वर्ण के उच्चारण में जितना आप समय ले रहे हो उसे उसकी मात्रा कहते हैं। ठीक, अब ये मात्रा हिंदी में 2 होती है, या तो 1 होती है मात्रा या फिर मात्रा 2 होती है। तो हिंदी में हम 2 को ऐसे नहीं लिखते, हम 2 को ऐसे लिखते हैं, ऐसे की तरह। पूरा एच भी नहीं लिखते ना, पूरा 5 लिखते। एच और 5 के बीच का है ये, बस इतना जान लीजिए आप। तो ये आपका 2 होता है, ऐसे लिखते हैं। तो 1 मात्रा हो गया, कितनी होगी, 2 मात्रा। एक वर्ण में यानी एक शब्द में मात्रा और वर्ण अलग अलग हो सकते हैं। एक शब्द में मात्रा और वर्ण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे मैंने कहा राम, इसमें कितने वर्ण हैं, एक तो रै है, एक आ है, एक मैं है, अरे क्या है, ए है। वर्ण कितने हैं, 1 2 3 4, 4 वर्ण हैं। पर मात्रा कितनी है, रा की मात्रा 2 और मैं की मात्रा 1, मात्रा 3 ही है। मात्रा कितनी है, 3। वर्ण कितने हैं, 4। तो एक शब्द में वर्ण और मात्रा अलग अलग भी हो सकती है, और एक शब्द में वर्ण और मात्रा अलग अलग होती है। याद रही बात आपको। अच्छा, मात्रा केवल स्वर की होती है, व्यंजन की मात्रा नहीं होती। अब हमको यह देखना है कि एक मात्रा किसकी होती है और 2 मात्रा किसकी होती है और 3 मात्रा किसकी होती है। 3 मात्रा बच्चों केवल प्लुत स्वर में होती है, अन्य किसी में नहीं होती। तो प्लुत
संस्कृत स्वर में 3 मात्रा होती है, तो हिंदी में तो होनी नहीं हो, इसलिए हिंदी में 3 मात्रा नहीं होती, केवल 1 और 2 मात्रा ही होती हैं। अच्छा, ये देखिए आप, अब जितने भी स्वर हैं प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। और स्वर में आपको बता दें कि स्वर 2 तरह के होते हैं, एक लघु, अरे क्या, गुरु। लघु और गुरु। लघु की मात्रा 1 होती है और गुरु की मात्रा 2 होती है। लघु कौन से आप जानती होंगे, जैसे लघु ए है, ई है, ऊ है और री है, ये लघु है। इन सबकी मात्रा कितनी है, 1। दीर्घ में क्या आएगा, जैसे आ है, आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है। बड़ा री हिंदी में होता नहीं, संस्कृत में होता है, इससे लिखेंगे नहीं। ए है, आई है, ओ है और औ है। इन सब की मात्रा कितनी होगी, 2 मात्रा होगी। कैसे, अगर कहीं केवल कै लिखा हुआ, या कहीं छोटी की मात्रा की लगी हुई, या कहीं छोटे पर कू लगी हुई, या कै में नीचे री लगा हुआ है, इनकी मात्रा है ना, और कहीं का लिखा हुआ है, ये का, ये बड़ी ई, ये बड़ा ओ, ये कैप है, ए की मात्रा, ये कैप है 2 मात्रा, ये कैप है ओ की मात्रा, और ये कैप है डबल मात्रा। इन सब की मात्रा कितनी होगी, 2 होगी। इनकी कितनी होगी, 1 मात्रा होगी। इधर लघु और गुरु की मात्रा होगी। तो मान लें ये लिखा हुआ रमेश, तो रैम पे किसकी, रैम में कौन सा स्वर है, रैम में ए स्वर है। कितनी मात्रा होती है, 1। तो रैम की मात्रा कितनी होगी, 1। मैं पे स्वर कौन सा लगा हुआ, इसकी मात्रा लगी हुई 1 ही। कितनी होती है, 2। तो शा में किसकी मात्रा है, शा तो सिंगल ही ए है, तो 1 मात्रा। अगर ये होता रमेशा, तो रैम की कितनी, 1, मैं की 2, और शा पे कितनी मात्रा, 2, कितनी होती, 2। ठीक से लिखा हुआ। आजाद, कितनी मात्रा है, आ पर 2 है, जा पे कितने, 2, दै पे कितनी, 1, है ना। तो 2 2 1, ये इसकी मात्रा, 2 2 1। ये हम ऐसे मात्रा ज्ञात करते हैं, है ना, ऐसे मात्रा हम निकालते हैं। तो 1 मात्रा किसकी और 2 मात्रा किसकी, लघु की मात्रा 1 और दीर्घ की मात्रा 2 होती है। ये बात हमारी हो चुकी है। अब देखते हैं इनके अलावा और किसकी मात्रा 2 और 1 होती है। ये जो आप लिख लीजिएगा, किसकी मात्रा 1, किसकी मात्रा 2, गुरु की 2 और लघु की 1 होती है। कितनी इसकी, 1, इसकी कितनी है, 2 मात्रा। देखिए क्या बोला मैंने आपको, मैंने कहा लघु की मात्रा कितनी होती है, 1 होती है, जो भी लघु 4 हैं। इसके अलावा अगर कहीं चंद्र बिंदु है, जैसे है ना, फंसना, हंसना, इस पर चंद्र बिंदु लगा हुआ, तो चंद्र बिंदु की मात्रा बच्चों ध्यान रखेगा 1 होती है। कितनी होती है, 1 मात्रा। किसकी, चंद्र बिंदु कहीं लगा हुआ है, और अगर चंद्र बिंदु लगा हुआ है इसके साथ, तो यहां पर आ गया, आ गुरु है ना, तो कितनी मात्रा, यहां 2 मात्रा हो जाएगी, 1 मात्रा तय की हो जाएगी। यहां लगा हुआ हंसना, फंसना, चंद्र बिंदु पर, तो चंद्र बिंदु की वैसे तो कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन चंद्र बिंदु कभी भी बिना स्वर के नहीं आता। हमेशा जब चंद्र बिंदु आएगा ना, या तो वो ए के साथ आएगा या वो आ के साथ आएगा। चंद्र बिंदु में से कहेगा तो ए के साथ या आ के साथ। कभी देखा आधा मैं लिखा ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ, कभी देखा आधा क्या लिखा ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ, नहीं ना। कभी देखा आधा से और ऊपर चंद्र बिंदु, नहीं, ये कभी नहीं होता। तो ये वर्ण होते ही नहीं है। तो चंद्र बिंदु में से कैसे आएगा, ए के साथ। जब चंद्र बिंदु ए के साथ है तो 1 मात्रा, जब चंद्र बिंदु आ के साथ है तो
दो मात्रा। स्पष्ट होगी बात। ये चंद्रबिंदु की बात थी। हंसना और हंसना एक एक है। और होता है यहां हांसना, क्या होता? हांसना, तब इसकी दो मात्रा हो जाती। वो मात्रा चंद्रबिंदु की नहीं, वो है पे जो आ है उसकी मात्रा होती, ठीक ना, इस तरह का। चंद्रबिंदु मात्रा कितनी होती है? एक होती। याद रहेगी बात। पूरा है, मिटा देता हूं, ये लीजिए। अच्छा, ये तो क्या आपकी एक मात्रा, और किसकी एक मात्रा है? चंद्रबिंदु कितनी मात्रा? एक मात्रा। याद रहेगी बात। कितनी मात्रा? चंद्रबिंदु की एक मात्रा। अच्छा, अब देखें दो मात्रा किसकी होती है, दीर्घ स्वर कौन सा होता है? दीर्घ। दीर्घ का मतलब दो मात्रा। एक तो अनुस्वार, अंकी बिंदी, इसे बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं बच्चों? अनुस्वार बोलते हैं। इसकी मात्रा भी दो होती है। एक आपका विसर्ग, विसर्ग अगर ये कहीं आता है तो इसकी मात्रा भी कितनी होती है बच्चों? इसकी मात्रा भी दो होती है। कैसे? से लिखा हुआ कहीं अंत। तो अगर केवल ये लिखा हुआ है, एक अत लिखा हुआ, एक अंत लिखा हुआ, खाली ए लिखा हुआ है तो ए की एक मात्रा, तय की एक मात्रा, ऊपर बिंदी आ गई, अनुस्वार बन गया। कितनी मात्रा? दो मात्रा। तो ए की दो मात्रा और तय की एक मात्रा। ठीक है, तय कितनी मात्रा? एक। और अंक की बिंदी की दो मात्रा। तो अंक की बिंदी जहां भी कितनी मात्रा होगी उसकी? दो मात्रा। अनुस्वार देखिए, ये विसर्ग हो गया, कितनी मात्रा? दो। कहीं ये लिखा हुआ अत, विसर्ग हमेशा बाद में आता है, ठीक है, लिखा हुआ तय के बाद ऐसे आएगा विसर्ग, तो तय की दो मात्रा हो जाएगी। ए की तो एक और तय की दो। जहां भी विसर्ग आएगा, जैसे लिखा हुआ प्रात है, तो पैक पे आ की मात्रा दो, तय के बाद क्या है? विसर्ग, दो मात्रा। ये लिखा हुआ है तो कितनी है की? एक। और तय की दो मात्रा। ये होता है। याद रहेगी बात। ये होती है स्थिति मात्रा निकालने की। तो अनुस्वार की भी दो मात्रा और विसर्ग की भी दो मात्रा। और ये दोनों ऐसे वर्ण हैं, आप जानते होंगे, ये भी बिना स्वर के नहीं आते, हमेशा स्वर के साथ ही आते हैं, बिना स्वर के नहीं आते। हाँ, अनुस्वार ए के साथ भी आता है, अनुस्वार मैं के साथ भी आता, मतलब मैं पे एक ही मात्रा तो भी आता है, यानी अनुस्वार ए के साथ भी आ सकता है, अनुस्वार ए के साथ भी आ सकता है, और अनुस्वार बड़ी ई के साथ भी आ सकते हैं। समझना? नहीं, नहीं तो ऊपर बिंदी आती है, ये अनुस्वार की बिंदी होती है, ये भी अनुस्वार है ना। कहीं पर भी क्या लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा होता है, ये तो एक में भी लगी होती है बिंदी, तो ये अनुस्वार है। यानी अनुस्वार ए के अलावा अन्य स्वर के साथ भी आ सकता है। विसर्ग तो ए के साथ ही आता है, कैसा आएगा? ए के साथ। तो अगर विसर्ग ए के साथ है तो यही होगा, दो मात्रा हो जाएगी, बस। दो से अधिक मात्रा हो नहीं सकती है, तीन मात्रा नहीं होगी, तीन केवल प्लुत स्वर में होगी तीन मात्रा, है ना। तो दो मात्रा तो ये होगी आपकी, इसमें दीर्घ होता है। और इसके अलावा कौन दीर्घ होता है? देखो, इसके अलावा और क्या दीर्घ होता है जिसकी मात्रा दो होती है? संयुक्त वर्ण से पूर्व का वर्ण, पूर्व का वर्ण, संयुक्त वर्ण से पूर्व का वर्ण दीर्घ बन जाता है, दीर्घ बन जाता है। कैसे बनता है दीर्घ? इसे मैं लिखा सत्य, ये आधा तय है, आधा तय, सत्य, सत्य। ध्यान आप, मात्रा का मतलब होता है वर्ण के उच्चारण का समय, वही उसकी मात्रा है, वही उसका उच्चारण काल है। तो हम सत्य बोलते हैं तो सह पे जोर ज्यादा होता है, और जोर ज्यादा मतलब बल ज्यादा है, और बल ज्यादा मतलब उच्चारण काल ज्यादा है, और उच्चारण काल मतलब मात्रा ज्यादा है। तो सत्य, इससे जो पहले होगा सह, वो गुरु बन जाएगा, यानी दीर्घ बन जाएगा, और मात्रा दो हो जाएगी। आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। ध्यान आप, अगर कोई वर्ण बिना स्वर के है, आधा क, आधा ये, आधा मैं, आधा पै है, बिना स्वर के कोई वर्ण है तो उसकी कोई मात्रा नहीं होती।
तो तय की कोई मात्रा नहीं होने की, ये कितनी मात्रा होगी, एक, तो 3 मात्रा होगी। बोलते ना रक्त, या क्या, भक्त, रक्त और भक्त। तो रह क्या है, लघु। इसके बाद क्या, आधा, तो क्या बन जाएगा, रह गुरु बन जाए। कितनी मात्रा, 2 मात्रा। कितनी, 2 मात्रा। तो रह गुरु बन जाएगा 2 मात्रा। उसके बाद आधा, ये याद रखिए यार बात आप, कि आधा अगर वर्ण आया है उससे पहले अगर लघु है तो गुरु बन जाएगा, पर सब में ऐसा नहीं होता है। कन्हैया, यहां पर क्या लघु ही है, यहां पे क्या गुरु नहीं बनेगा। कन्हैया बोलते हम, कन्हैया, कन्हैया नहीं बोलते, कन्हैया। क्या पे जोर कम है, कन्हैया है पे जोर ज्यादा है। जब कै पे बाला घाती नहीं है, कै पे जो ही नहीं पड़ रहा है, तो उच्चारण काल नहीं बढ़ा ना, तो मात्रा भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अधिकतर वर्ण में, ज्यादातर वर्णों में आधे वर्ण के पहले वाला लघु गुरु बन जाता है। क्या बन जाता है, गुरु बन जाता है। पर कन्हैया, चिन्हैया, मरैया, इनमें अगर पहला वर्ण लघु है तो गुरु नहीं बनेगा, है ना। कन्हैया है पे जोर है, कै पे जोर नहीं है, तो क्या करेगा, लघु रहेगा, गुरु नहीं बनेगा। तो ये आपका ये नियम, ये सामान्य नियम यही है कि आधे वर्ण से पहला वाला वर्ण क्या होता है, वो गुरु बन जाता है। ये गुरु इसलिए बनता है क्योंकि जब हम ना क्या बोलेंगे तो हम भक्त, भक्त, तो भय पर जब हम ना भय बोल रहे तो ऐ को हम थोड़ा खींच रहे हैं। रक्त, रक्त, ऐ बोला स्पष्ट, रक्त। जैसे मैंने लिख दिया, बहुत वजह से ये लिखा मैंने, अब बोलिए सत्य, और ये सत्य, सत्य, सह पे जोड़ पड़ा क्या, सत्य, तय पे जोड़ हो, सत्य, और यहां सत्य, सह पे जोड़ पड़ा। रक्त, रकत, रक्त, रकत, रक्त, रकत, रह पे जोड़ है। भक्त, भय के बाद ए की आवाज बहुत देर तक आई। भगत, बोलते नहीं भगत, बोलते हैं भगत, आप भगत लिख लीजिए, भगत, भय गया था भगत, क्या बोलते हैं, भगत जी आइए, आइए भगत जी आइए, भगत, 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 और भक्त, भगत, भक्त। तो भय पे जोर ज्यादा है, जब जोर ज्यादा है तो उच्चारण काल ज्यादा है, उच्चारण काल ज्यादा है तो मात्रा ज्यादा है, जाहिर सी बात है। तो 2 मात्रा हो जाएंगी, याद रहेगी बात। चलिए, ये होता है संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण हमेशा क्या बन जाता है, दीर्घ बन जाता है जब जोर ज्यादा होता है, ठीक ना। ये आप जरूर लिख लीजिएगा। अच्छा, एक तो ये होगा। एक जो रह था ना, रह, ये जो रह होता है आपका, ये रह 4 तरह का होता है। एक तो रह ये होता है जो इस मैं के ऊपर आया रह, एक रह ये है जो नीचे आया, एक रह ये होता है तय में रह, और एक रह तो ये है ही, जैसे ये है, आराम, एक रह ये आ गया। ये जो रह है ऊपर वाला, ये रह बच्चों से रेप वाला रह बोलते हैं, रेप वाला रह। ये रह आधा होता है, आधा मतलब बिना स्वर का होता है, इसमें स्वर नहीं होता। जब स्वर नहीं होता, अभी हमने पढ़ा था संयुक्त वर्ण, उनमें सब में स्वर नहीं था ना भाई, ये भी तो था वो कर्म, इसका मतलब यही तो कै, आधा रह और मैं, यही तो मतलब इसका। तो रह क्या हो गया, आधा। इससे पहले वर्ण आ गया कै लघु, तो क्या बन जाएगा, गुरु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गुरु। यानी अगर रेफ वाला रह आया है उससे पहले अगर लघु है तो हमेशा क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा, उसकी मात्रा 2 हो जाएगी। जैसे धर्म, क्या, धर्म, नर्म, धर्म, नर्म, मैं आधा न रह, इससे पहले न क्या बन जाएगा, गुरु। आधा रह, इससे पहले क्या, ध, क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। तो ध लघु है, गुरु बन जाएगा, न लघु है, गुरु बन जाएगा। नर्म, धर्म, तो अगर रेफ वाले रह से पहले कोई लघु आया है तो क्या बन जाएगा बच्चों, वो गुरु बन जाएगा। ठीक है, चलिए, ये कर्म है। जो रह है ना, ये रह पूरा होता है और कै आधा है, यानी कै तो आधा है, ये कै तो ये लिखा हुआ आधा, रह क्या, ये
पूरा, और मैं भी पूरा है। कर्म क्या बोलते हैं? कर्म। और वो देखो ये तो कर्म है, कर्म, ठीक है, कर्म। इसमें क्या में हमको ए नहीं बोलना है, कर्म बोलेंगे। और ये कर्म, कर्म क्या के बाद ए की आवाज आई, और ये कर्म, इस पर क्या पे जोर ज्यादा है ही नहीं, यहां पे क्या पे जोर है, तो एक आधा कै है और रै क्या है? पूरा। तो आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं। रै की मात्रा कितनी? एक, और मैं की एक। इससे यहां पे कितनी मात्रा होगी? आधे कै की तो होने की नहीं, रै की एक और मैं की एक। यहां पे कै कितनी देगी? दो मात्रा। और मैं के ऊपर क्या है? आधा रै, मात्रा होने की नहीं रै की तो, पर मैं की तो मात्रा होगी एक, ये तीन मात्रा होगी। इसलिए कर्म को बोलने में, कर्म को बोलने में, कर्म और क्रम को बोलने में उच्चारण काल का फर्क पड़ता है ना। आपने बोला कर्म, कर्म, तो इसकी मात्रा होगी, लघु था गुरु बन गया दो, ऊपर रह आधा, इसलिए मात्रा होने की नहीं, मैं तो पूरा है ना, तो एक मात्रा। अगर ये कर्मा होता, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तो अगर ये वो वाला कर्मा होता, दिलीप कुमार साहब वाला है ना, अनिल कपूर वाला, जैकी श्रॉफ वाला कर्मा होता, तो ये जो कर्मा है यहां पर फिर ये मैं की मात्रा दो हो जाती। कितनी? दो मात्रा। क्या की भी दो, और मैं पे किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है, उसकी वजह से दो मात्रा होगी। ठीक है, तो ये होती है इस तरह का। अच्छा, ये तो हो गया ये राष्ट्र। टैग नीचे रा आया है, जो भी अक्षर नीचे आएगा वो हमेशा पूरा होगा, और जिसमें आएगा वो आधा होगा। जैसे ना कई बार आपने लिखा हुआ, ये दिखा हुआ उद्देश्य लिखा हुआ, देखा आपने उद्देश्य ऐसा बोल देखा होगा। जो ऊपर वाला द है ये आधा है, जो नीचे वाला द है ये पूरा है। उ आधा द, पूरा द, फिर मात्रा इस पे आएगी और ये बनेगा उद्देश्य। कई बार आपने लिखा मिट्टी, ये मिट्टी, तो जो ऊपर वाला टैग कैसा है? आधा, नीचे वाला टैग कैसा है? पूरा, ये बन गया। तो लगाओ इसकी मात्रा, उद्देश्य, 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 उ की स्वर बदल रहा है, वो दीर्घ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दीर्घ, दो मात्रा। द आधा है ना, द उससे पहले बन जाएगा दीर्घ। आधा तो आने की नहीं, जगह पर कितनी मात्रा? एक ही, दो। आधे की मात्रा होने की नहीं, या की एक मात्रा। आधे से पहले ही दीर्घ है, तो उससे दीर्घ क्या बनेगा? वो इस वजह से पहले से दीर्घ था, तो दो दो एक। ये बच्चों ऐसी राशि है। देखो रै पे किसकी मात्रा है? आ की मात्रा, रै पे आ की मात्रा है, तो दो। आधा शय है, कोई मात्रा नहीं होने की। कै भी आधा है, कोई मात्रा नहीं। रै तो पूरा है, एक। रै कैसा है? पूरा। रै पे आ की मात्रा दो होगी। आधा शय से पहले रा है, पर रा तो पहले से ही अपने आप में गुरु है। अगर लघु होता तो गुरु बन जाता, पर गुरु है पहले से ही, तो दो मात्रा। आधे वर्ण की मात्रा होती नहीं, आधा टैब तो आता है, उसकी भी होने की। रै कैसा है? पूरा, तो एक मात्रा। ये से निकालते हैं, तो ध्यान रखना बच्चों, ये तो मात्रा, ये तो रै पूरा ही है, ये रै कैसा है? पूरा है, तो दो, इसकी दो मात्रा अपने आप पूरी होगी। तो अगर रेप वाला रै है, उससे पहले लघु गुरु बन जाता है, और नीचे वाला रै है तो उसके बाद ना, तो पूर्ण नहीं बनेगा। वो उससे जो वो पहले आधे वर्ण के बाद रै आया है, तो गुरु नहीं बनेगा। ठीक, केवल रेप वाले रै से पहले ना लघु गुरु, जैसे ना धर्म, शर्म, धर्म, शर्म, इनसे पहले जो आया है लघु, वो गुरु बन रहा है। क्या बन रहा? गुरु बन रहा है। ये बात याद रहेगी, इस बात को आप याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो क्या आपकी सारी मात्राएं, किसकी मात्रा कितनी होती है? एक होता है संयुक्त अक्षर। कौन से? संयुक्त अक्षर, जैसे ना अक्षय है, श्रेय है, त्रय है, अज्ञ है, ये संयुक्त अक्षर है। ये अपने आप में लघु हैं, अपने आप में क्या है? लघु हैं, पर इनसे पहले आने वाला लघु दीर्घ बन जाता है। कैसे? जैसे लिखा हुआ अक्षर, ये लिखा हुआ, तो अक्षर तो अपने आप में क्या है? आधे से बना हुआ है ना, अपने आप में लघु है। ये लघु इसलिए, तो ये किससे बना हुआ?
ये आधे कै और पूरे शय से बना हुआ है। तो आधा कै है और आधे पहले क्या है, वर्ण ए, गुरु बन जाएगा। संयुक्त अक्षर से पहले वाला जो लघु होगा वो गुरु बन जाएगा। पर अपने आप में क्या है ये अपने आप में लघु। इसकी मात्रा एक आएगी। क्यों आएगी एक? इस शय की वजह से एक मात्रा है। अरे की तो एक ही मात्रा है, बोलना जिसे मतलब निराक्षर। कहीं ये लिखा हुआ निराक्षर। तो न्याय की कितनी छोटी की मात्रा है एक, रे पे कितनी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो अपने आप में दो है। अक्षय की मात्रा कितनी एक, रे की एक मात्रा। फिर अक्षर में क्या है, कै और श आया है, तो श की वजह से एक मात्रा बन गई एक, आधे कै की वजह से इसलिए पहले वाला होगा वो गुरु बन जाएगा। अब होता निरक्षर। है ना निरक्षर, तो न्याय की कितनी एक, रै दीर्घ बन जाएगा निरक्षर। सुनो देखो, निरक्षर निराक्षर अंतर दोनों को बोलने में। निरक्षर निरक्षर रै पे अब जोर ज्यादा है तो रै गुरु बन जाएगा, दो मात्रा। अक्षर की मात्रा कितनी एक, रै कितनी एक। कई अक्षर लिखा हुआ, बहुत क्षारिय अक्षर ये लिखा हुआ। तो अब क्या है ये आधा क्या आया है इसमें, इसको मात्रा नहीं होने की कोई। शय पे किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो दो, और रै की एक मात्रा। ये होती है स्थिति, ऐसे निकालते हैं मात्रा शय में। ऐसे निकालेंगे श्रय में। कहीं लिखा हुआ श्रीमान, तो यहां पर तो पहले से बड़ी की मात्रा दो हो जाएंगी इसकी। पर कहीं लिखा हुआ है आश्रम, याद आया आश्रम है, आश्रम। चलिए याद आएगा आश्रम, कौन सा आश्रम, राम रहीम वाला जी आश्रम, आशा बापू राम वाला आश्रम, कौन सा आश्रम याद आया। चलिए जो भी आया अच्छा आया। आश्रम आ तो अपने आप में पहले से क्या है, गुरु है। श्रेय, श्रेय किससे बनता है, आदेश शय और रै से बना होता है। तो आदेश शय की तो मात्रा नहीं होगी, किसकी मात्रा होगी, रै की एक मात्रा और मैं की एक मात्रा। ये होता है, ऐसे निकालते हैं। और इनसे पहले कोई अक्षर आ जाए तो वो गुरु बन जाता है। अपने आप में क्या है, लघु है। स्पष्ट होगी बात, है ना। बहुत सारी बातें बता दी मैंने आपको, मात्राएं कैसे निकालते हैं, मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारी हमारी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी बातें समझ में भी आ गई होंगी। तो हमने मात्रा निकाल ली सारी, कैसे निकालते हैं। मात्रा होगी, लघु और गुरु हो गए, है ना। गण, गण बच गए। देखिए गण क्या होते हैं, तीन वर्ण का समूह गण कहलाता है। कितने वर्ण का समूह, तीन वर्ण का समूह। तुमने क्या लिखा, नमक, नामक, ये तीन वर्ण हैं। इनमें तीन वर्ण के समूह को सायण नहीं, सायण और ना कवि सायण हुए, उन्होंने कहा तीन वर्ण के समूह को गण कहा है। क्या कहा है, गण। तगण, सगण, मगण, जगण, ये तरह के 8 गण बताए हिंदी में। कितने बताए, 8 गण। इन 8 गणों का उपयोग हम वर्णिक छंद में करते हैं। इसमें वर्णिक छंद में हम इन 8 गण का प्रयोग करते हैं। इन 8 गणों को कैसे निकालते हैं, देखिए। एक सूत्र होता है, यह माता राज भानस लगा, यह सूत्र है। यह माता राज भानस लगा, यह 8 गण को याद करने का तरीका है। यह से यगण, मैं से मगण, तय से तगण,
रे से रगण, जय से जगण, भय से भगण, न से नगण, और त से सगण। ये है, यह माता राज भानस लगा, यह माता राज भानस लगा। ये गण निकालने का तरीका है। गण होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गण है। अगर मैं आपसे पूछूं लड़ाई में कौन सा गण है, इसके पहले आप मात्रा निकालो। ले कितनी मात्रा, 1, डे कितनी, 2, कितनी बड़ी की, 2 मात्रा। तो 1 2 2 पहले मात्रा क्या है, 1, फिर कितनी है 2, फिर कितनी है 2। ये मात्राओं के आधार पर लिखा हुआ है। इससे हमारे कई बातें सिद्ध होती हैं, मात्रा भी सिद्ध होती है इससे, और इससे हमारे गण भी हमको याद होते हैं। 1 1 2 कहां आया, देखो यह की कितनी मात्रा, 1, मां कितनी 2, फिर 2। हमें 3 ही वर्ण गिनने, क्योंकि हमको गण गिनने हैं, और गण कितने का है, 3 का। 1 2 3, तो 1 2 2 आ गया। हमें 1 2 2 है ना, 1 2 2 1 2 2, तो यहां तक हो। हम देखो आगे, देखो 1 कहां पर है, एक जगन पर है, 1 2 1, ये तो होने का ही नहीं। फिर सगण पर है 1 1 1 2, तो क्या होगा इसमें, यह गण 1 2 2 होगा ना, यहां तक, ये यहां तक हो गया। कौन, लड़ाई। तो कौन सा गण आ गया इसमें, यह गण। कौन सा आ गया, यह गण आ गया। पहले मात्रा निकालो, फिर देखो मात्रा को क्रम कहां बैठ रहा, बीच में बैठ रहा, पहले बैठ रहा, हर अक्षर को लो। सिर्फ यह है नायक, कितने, 2 1 1 2 1 1, यहां तो चलने का नहीं है गण में, तो 2 2 यहां भी चलने का, 2 तगड़ में नहीं है, 2 2 है। फिर क्या है, 2 1 1 है, रा पे कितना है 2, जय पे कितना 1, बा पे कितना 2, 1 2 1, ये भी नहीं हुआ। अब आओ जय पे 1 2 1, ये भी नहीं हुआ। जाओ भय पे 2 1 1, कितना है 2 1 1 2 1 1, बाकी 2 न की 1 और सै की 1, क्या बन गई, भय कौन सा है, भगण। ये भगण में आ गया, किस में आ गया, भगण में आ गया। समझे नहीं, देखो आजादी कितनी है, 2 2 और 2, 3 लगातार 2 कहां है, 3 लगातार 2 2 2 2, मां पे 2 ता पे 2 रा पे 2 मात्रा। तो मां से जिसे शुरू होता है वही गण होता है। मैं क्या है, मगण। तो कौन सा गण इसमें, इसमें मगण है। इसमें क्या है, मगण। इसमें क्या है, इसमें मगण है। तो ऐसे गण निकालते हैं। वो एग्जाम में ये पूछता है कि सबरी, सबरी में कौन सा गण है, सबरी में कौन सा गण है, यगण है, मगण है, तगण है, रगण है। अब वहां दिक्कत होगी, पहले लिखो फॉर्मूला, यह मात्रा राज भानस लगा, ये याद हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। लिख लो मात्रा 1 1 2, 1 1 2 कहां, ये देखो 1 1 2 1 1 2, सह पे कितनी 1, लै पे कितनी 1, गा पे कितनी 2, 1 1 2 1 1 2, तो कौन सा गण हुआ, सगण। कौन सा हुआ, सगण हुआ। तो ये होता है, इसे निकालते हैं गण, इसे बोलते हैं गण। इस फॉर्मूले से हम गण निकालते हैं। यह माता राज भानस लगा, कोई दिक्कत निकाल लगी। संसार, दो दो एक, 2 2 1, कहां 2 2 1, 2 2 2 1, यहां तो है ना, तो यह पे तो 1 है, 2 2 ये तो है नहीं। हमारे क्या है, हमारा 2 2 1 2 2 2 है नहीं, उससे आगे आओ, क्या पे आओ 2 2 1 2 2 1, तगण। क्या इसमें, इसमें तगण है। ऐसे ज्ञात करना है। 2 4 आप अक्सर सब अपनी तरफ से लो, इसका ये वाला सूत्र लगाओ,
और देखो निकाल के, कभी जीवन में नहीं भूलोगे, ये गारंटी इस बात की। एक जहरीली ट्रिक है, जहरीली, कति जहर है ना, जैसे आप लोग बोलते हैं कति जहर, तो वही ट्रिक है ये, बिल्कुल जहर ट्रिक है, जहर। तो यह मात्रा भनस लगा से आप सारे गण निकाल लोगे, सारी मात्राएं बता दी, गण बता दिए। अब जो इसके बाद जो क्लास होगी बच्चों, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वो कौन सी होगी? अच्छा, लिखने में रह गया था, कोई बात नहीं, वीडियो को वापस ले जाओ और क्लिक कर लो, क्या दिक्कत है नहीं? अगर मैंने मिटा दिया तो उसका कोई थोड़ी मिट गया हमेशा के लिए। यही तो ऑनलाइन की बात है, अच्छी भी है खराब भी, कि आपको क्या लगता है कि मैंने डिलीट कर दो डिलीट हो गया, वो नहीं, आपके पास है, रिवाइज पे चले जाओ, रिवर्स करो, बैकग्राउंड लगाओ, कर लो काम, क्या दिक्कत है। चलिए, तो मैं कहना था कि जो नेक्स्ट क्लास होगी वो छंद के भेद से होगी। छंद कितने प्रकार का होता है? जो प्रकार छंद के हैं ये दो, उसका मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद और मुक्तक छंद, 4 भेद है छंद के। मात्रिक छंद क्या होता है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? दोहा सोटा कैसे ज्ञात करते हैं कि कौन सा दोहा कौन सोटा है? क्वेश्चन कैसे आता है? एक लाइन दे देगा, क्या देगा लाइन? वो कुछ भी दे सकता है लाइन, है ना। जासु कृपा दयाल की, जासु कृपा दयाल की दे दिया एक। बरसत हर्षत सभी लखे, बरसत हर्षत सभी लखे दे दी एक लाइन। बताओ ये लाइन किसकी है? कितनी मात्रा आई इसमें? 13 आई कि 11 आई? उसके हिसाब से ऑप्शन वैसे ही रहेंगे। बस में तो चौपाई दे, दोहा दे, क्या ना दे, तो वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।